Hello guys, how are you? I hope you are doing very well. Guys, आज मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे फाइंड करते हैं वो बताने जा रही हूँ। अपनी एज यू नो कि नेशनल इनकम कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द थ्री मेथड्स: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और आज मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड से बताने जा रही हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, इसमें हम क्या लेने वाले हैं। तो गाइस, नाम से ही आपको पता चल रहा है एक्सपेंडिचर मतलब हम सिर्फ वो पार्ट लेंगे कि हम किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए हम फाइनल गुड्स या सर्विसेज में कितना स्पेंड कर रहे हैं, मनी को कितना स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ उसी को लेंगे नेशनल इनकम फाइंड करने में। और दिस मेथड इज़ नोन एज कंजप्शन एंड इनकम मेथड। ये जो इसको हम कंजप्शन एंड इनकम मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंजप्शन मतलब कि हम जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेने वाले हैं तो हम ऑब्वियसली कंज्यूम करने के लेंगे, कंज्यूमर लेगा इसको, तो इसको कंजप्शन, जो कंज्यूमर है कितनी मनी स्पेंड कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंजप्शन एंड इनकम मेथड। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। अब इसको इनकम डिस्पोजल मेथड क्यों बोलते हैं गाइज? क्योंकि हम अपने इनकम का कितना पार्ट इसमें स्पेंड कर रहे हैं, कितनी मनी हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने में स्पेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। तो गाइज, अब ये जीडीपी एट एमपी, ये जो जीडीपी एट एमपी गाइज, चाहे वो इनकम मेथड है, चाहे एक्सपेंडिचर है, चाहे प्रोडक्ट है, इन तीनों में ये डिफरेंट होता है। यही बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको ये जीडीपी एट एमपी कैसे फाइंड करते हैं, अगर इसका फंडा क्लियर हो गया, देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इजीली। तो इसलिए गाइस, जीडीपी एट एमपी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आगे ग्रोस को नेट बनाना भी आ जाता है सबको, एमपी को एंड एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब इजी होता है। वो तीनों मेथड में सेम है। एक जो जीडीपी एट एमपी है यही एक डिफरेंट होता है। तो देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या लेते हैं। तो जीडीपी एट एमपी फाइंड करने में गाइस हम लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो गाइस, नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ये हाउस होल्ड सेक्टर कितना मनी स्पेंड कर रहा है वो लेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना मनी स्पेंड कर रही है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बड़े ध्यान से समझना है गाइस। ये जो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो इसके ये जो सब पार्ट्स हैं ये अच्छे से आप लोगों को आ जाने चाहिए। अगर हमें सीधा ही ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा तो इसके ये पार्ट्स दे रखे होंगे, जैसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेसमैन है, कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि वो क्या करता है, मशीनरी बाय करेगा, तो वो क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स, हाउस होल्ड सेक्टर कितनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन गवर्नमेंट कितना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, रोड्स बनाती है, जितनी भी ये गवर्नमेंट खर्चे होते हैं वो इसमें आएंगे कि एंड चेंज इन स्टॉक, ये ऐड करेंगे हम गाइस। चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो गाइस, ये जो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर इसके सब पार्ट्स दिए हैं तब हमने इसको ऐसे करना है। अगर ये नहीं दे रखे तो हम सिंपल लेंगे ग्रोथ। अगर हमें सिंपली ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है देन विल टेक प्लस चेंज इन स्टॉक और आगे नेट एक्सपोर्ट ले जाएंगे। और गाइस, इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमें सीधा ही ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो इट मीन्स दिस इज द सम ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल एंड प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब अगर हमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है देन नो नीड टू टेक चेंज इन स्टॉक, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है।
इसलिए अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तब ही चेंज इन स्टॉक लेना है, अदरवाइज यू विल इग्नोर इट। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका ये जीडीपी एड एमपी कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बेसिक फॉर्मूला है गाइस, मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि बेसिक फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो। और उसके बाद तो वही सिंपल सा कि ग्रोस को नेट कैसे बनाते हैं, हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और एनपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करना है तो हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर देंगे। और हमने अगर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे फाइंड करते हैं कि हम अब्रोड से कितनी फैक्टर इनकम आ रही है, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड मतलब अब्रोड में कितनी इनकम हमारी फैक्टर इनकम बाहर जा रही है, तो उसका डिफरेंस लेंगे। तो गाइज एक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर एनएनपी एट एफसी लिखा है तो वही नेशनल इनकम होती है। अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करने को कहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो नेट भी होगी, नेशनल भी होगी, और उसको हमने फैक्टर कॉस्ट में भी कन्वर्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी ये न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। और गाइस इसके बाद मैं आपको इसकी प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करते हैं तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहले तो ये गाइस कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हम कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं उसी को ही लेंगे, और इंटरमीडिएट गुड्स में कितना खर्चा हुआ है वो हम नहीं लेंगे। और नो नीड टू टेक एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स में हम कितना खर्चा कर रहे हैं वो नहीं लेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न कि जब ये गुड फर्स्ट हैंड गुड रही होगी, जब हमने इसे पहली बार खरीदा है, एकदम से फ्रेश लिए हमने कोई भी चीज़, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाती है। हम सिर्फ उसी को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम सेकंड हैंड गुड्स को भी ले लेंगे तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसे तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही गाइस हम एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स उनमें कितना लगा रहे हैं ये भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एक लॉटरी की तरह होता है, कभी इसमें पैसा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं लेंगे। एंड नो नीड टू टेक एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं गाइस उसको हम यूनिलेटरल पेमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हमने एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं लेना। इसका मतलब होता है एक तरफा पेमेंट, मतलब इसके बदले में हमें कोई सर्विसेज नहीं देनी पड़ती, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इनको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं और इनको हम नेशनल इनकम फाइंड करने में नहीं लेंगे। ऐसे ही गाइस इम्प्यूटेड वैल्यू होती है जो गुड्स की, वो भी हम नहीं लेंगे। वो हम लेंगे क्योंकि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स वो क्या होती है कि हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए हमने जैसे घर में ही ग्रो कर ली हैं कोई चीज़ें, तो अगर हम वही अगर मार्केट में लेंगे, मार्केट में जाएंगे लेने के लिए, तो हमें उसके पैसे देने पड़ते। इसलिए गाइस जो इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब कि हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई चीज़ें घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। ऐसे ही गाइस इम्प्यूटेड रेंट भी होता है, जैसे कि हम अपने घर में ही कोई काम कर रहे हैं, हमें बाहर से बिल्डिंग हायर नहीं करनी पड़ रही है, तो गाइस वो इम्प्यूटेड रेंट मतलब वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वही बिल्डिंग कहीं बाहर हायर करते तो भी तो हमें खर्चा करना पड़ता, इसलिए ये एक्सपेंडिचर हम लेंगे। तो अगर गाइस हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, ये कभी एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।